हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। और मिशन 2020 कॉमर्स टीचर्स के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है वन लाइनर, आज ये उसका तीसरा क्लास है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी है, और उसका जो पहला पोर्शन से स्टार्ट किया हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल का दिया हुआ है। और इसकी नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है ताकि दोनों को कोई इशूज ना हो। आप किसी भी एग्जाम सेंटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के सेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी में देखने को मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली इसलिए मैंने टीचर लिखा, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आप किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हो, ये आप सभी के लिए सेम वेटेज रखता है। सो प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में अच्छे से स्टडी करो, नोट्स जरूर बनाते चलना है, क्योंकि यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ ये सारे के सारे डायरेक्टली एमसीक्यूज बनने वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा क्लास है, 2 क्लास नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी सीक्वेंस में ही आने वाले हैं आपके साथ में। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो और इनरोल करो फटाफट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने अभी तक हमारी पीजीटी की महासंग्राम बैच में इनरोलमेंट नहीं ली है, डेफिनेटली इनरोल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड बीएसटी बोथ, मैनेजमेंट में दोनों चीजें आ जाती है, बीएसटी आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, एचआर आ जाता है, ये सब चीज इसके अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक हो गया, इनकम टैक्स हो गया और जीएसटी हो गया, ये छह के छह टॉपिक्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। महासंग्राम बैच है, ये आपके लगभग लगभग जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स हैं और जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं उन सभी को ऑलमोस्ट कवर करती है। डेली आपको यहाँ पर 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। अभी तक हम लोगों ने लगभग इसमें 30+ क्लासेस कंडक्ट कर लिए हैं, और ये 25 दिसंबर से बैच चालू है। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया फटाफट जाकर के ले लो। लाइव रिवीजन एंड लाइव डाउट सेशन, लाइव एमसीक्यूज क्लासेस, ये सभी चीजें लाइव होंगी, जो कि आपको अगर आप नहीं देख पाते तो बाद में इनको भी आपको रिकॉर्ड मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन जितने भी क्लासेस होंगे उन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें आप उसको प्रिंट आउट करके अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मिलेगा। जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, एनरोल कर सकते हो। और कोई भी क्वारी हो तो ऑफिस के नंबर पर डेफिनेटली कॉल करके अपनी क्वारी को दूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो 14 प्रिंसिपल में, ये 14 प्रिंसिपल्स था जिसमें हम लोगों ने आपके साथ में डिस्कस किया था। जो क्लास 1 था उसमें क्या है, फ्यूल के बारे में डिस्कस किया, 14 प्रिंसिपल क्या होता है वो देखा था। उसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन, ये हम लोगों ने क्लास 1 में ही डिस्कस कर लिया था। 2 की बात करूं, उसमें हम लोगों ने कमांड, डायरेक्शन, सब ऑर्डिनेशन, जो इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट की ओर फोकस होना चाहिए, उसके बारे में देखा था। रेमोनेशन क्या होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, एंड स्केलर चेन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज बाकी जो बच रहे हैं हमारे, ये आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपरली पेन पेपर में हर एक चीजों को नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर है क्या? सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो एक सही इंसान को सही जॉब देना ऑर्डर कहलाता है। सिंपल सी भाषा, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ। अगर मुझे बोल दिया जाए कि जाइए अब सर आप साइंस पढ़ा करके आइए, डू यू थिंक मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले मुझे ये थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, मेरे को कुछ नहीं आता है भाई तो मेरे को पूरा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन वहीं मेरे को कॉमर्स बोल दिया जाए सर आप कॉमर्स पढ़ा के आइए, मैं अपना 100% दूंगा और सामने वाले को भी 100% रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो हेनरी फ्यूल था उनका साफ साफ कहना था कि राइट पर्सन इन राइट प्लेस, ठीक है ना। उन्होंने साफ साफ बोला था राइट पर्सन इन राइट प्लेस एंड राइट टाइम। यहाँ पर 3 चीजें उन्होंने डिफाइन की थी। पहला चीज उन्होंने क्या बोला, एक तो पर्सन, पहला तो राइट पर्सन होना चाहिए, दूसरा वो राइट प्लेस में होना चाहिए, प्लेस इन द सेंस ऑफ जॉब, सही जॉब में होना चाहिए, और जिस समय उसकी नीड है उसी समय वो होना चाहिए। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास। राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब। ये तो हुई पर्सन्स के बारे में। ना केवल पर्सन्स के बारे में बल्कि उन्होंने सामान यानी कि थिंग्स के बारे में भी बोला हुआ था कि राइट थिंग्स शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। जो सामान है वो भी सही जगह पर होना चाहिए। मतलब एक आसान सा चीज समझाता हूँ।
से आप मान लो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन पर, और जिस टेबल पर बैठ करके आप स्टडी करते हो, सपोज आपने वहां पे रखा हुआ है, आप वहां से देख रहे हो, और पेन पेपर जो है ना किसी दूसरे डेस्क पे जाके रख दो। आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप उठ करके जाना, उस पर नोट डाउन करना, फिर वापस आना, वीडियो लेक्चर देखना। डू यू थिंक ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं सर, मैं पेन पेपर साथ में लेकर के बैठूंगा या बैठूंगी और उस पर लिखते चलेंगे जो जो भी आपके नोट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट पर्सन राइट प्लेस पे आ गया, राइट थिंग्स राइट प्लेस पर आ गया। क्लियर है? तो उन्होंने दो चीजें बोली है, इंसानों को लेकर के और मटेरियल को लेकर के। तो अल्टीमेटली फ्यूल के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो दो कैटेगरी में चला गया। पहला मटेरियल ऑर्डर। अच्छा, मटेरियल ऑर्डर किस चीज को देगा? जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेस है उनके बारे में, यानी कि मशीन्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं वो उसके रिगार्डिंग में बात हो गई। दूसरी आ गई सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, 5 में से हमने इस बंदे को सिलेक्ट किया क्योंकि ये सही बंदा है, जिसकी नीड है हमें, वो हमें रिक्वायरमेंट है। आपके साथ में एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, एग्जाम्स आप देने बैठते हो, लाखों के में होते हैं और सिलेक्शन किसी एक का होता है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वो आप लोगों से ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो आपसे ज्यादा रैंकिंग लेके आके आते हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर किस चीज को दिखा रहा है? राइट पर्सन राइट प्लेस में, राइट थिंग राइट प्लेस में। ठीक है, चलिए ये तो हुई ऑर्डर की बात। दूसरी आती है इक्विटी। देखो दो चीजें होती हैं, अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में आते हैं। एक होती है इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी। चीजों को बड़े अच्छे से समझो पहले। इक्वालिटी क्या कहती है? से यहाँ पर मान के चलो हमारे ऑफिस में 3 एम्प्लॉय है, मान लो आपके ऑफिस में 3 एम्प्लॉय है, आपके पास जो भी रिसोर्स है आपने तीनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके जो बेनिफिट्स है वो इक्वल इक्वल बांटा है। द एज्यूम इज दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम सपोर्ट्स। हम क्या कर रहे हैं? सभी को सेम सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास जितना भी एफर्ट है, आपके पास जितना भी टाइम है, आपके पास 3 एम्प्लॉय है, आपने तीनों एम्प्लॉय को बराबर बराबर सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ये हुआ इक्वल ट्रीटमेंट। जब आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हो, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। इक्विटी कहां पर काम आती है? इक्विटी वहां पर काम आती है जहां पर आपके पास 3 एम्प्लॉय जरूर हैं, लेकिन जिस एम्प्लॉय को जैसी नीड है आप उसके हिसाब से उसको सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको जैसी नीड है। एवरीवन गेट द सपोर्ट दे नीड। जैसी उनको नीड है, जैसी उसको रिक्वायरमेंट है, आप उसको उसके हिसाब से आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये चीजें समझना है अच्छे से कि हम क्या बात करने वाले हैं। सॉरी, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो यहाँ पर फ्यूल ने किसके बारे में बात की है? इक्विटी के बारे में। और इक्विटी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम लोग को एम्प्लॉय को वैसे ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, और उनको जैसी रिक्वायरमेंट है उनको उसके हिसाब से, जिनको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको डेवलप करना है, उनको आगे लाना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है ना? अ मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स इन जस्ट अ काइंड मैनर। उनके साथ में प्यार से, दोस्ती से रहे, ताकि सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ देयर वर्क, नॉट ओनली फॉर द सपोर्ट, बल्कि आपको उनके प्यार से, सपोज अब जिसको ज्यादा नीड की रिक्वायरमेंट है तो आप उनसे ज्यादा काइंड बिहेव में रहो, ताकि वो आपसे अटैच्ड रहे और अपना 100% भी आपके लिए दे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपने सपोर्ट सबको दिया है, लेकिन इसको आज भी ये मैच देखने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जब हमने इसको सपोर्ट दिया तो ये भी मैच बड़े आराम से देख पा रहा है। क्लियर है? तो ये चीजें आती है इक्विटी एंड इक्वालिटी में। तो आई होप ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी, ये बहुत लोगों कंफ्यूजन में रहता है। चलिए अगला आते हैं हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। देखो है क्या भाई स्टेबिलिटी? मतलब भाई बने रहना। तो अगर आपके ऑफिस में एम्प्लॉय बार बार जॉब छोड़ रहे हैं, बार बार वो क्विट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों? सबसे पहला, एम्प्लॉय हायर करने में टाइम बर्बाद होती है, पैसे की वेस्टेज होती है। दूसरा, जो नया एम्प्लॉय आएगा आपको उसको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर से खर्चे करने पड़ेंगे। तो एक तो टाइम गया, दूसरा पैसा गया,
तीसरा, इससे आपकी इफिशिएंसी पर असर पड़ता है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का नुकसान यहाँ पर होता है। इसीलिए बोला गया है कि अगर अब ये 3 चीजों का बेनिफिट भी हो सकता है अगर आपके एम्प्लॉय की जो रहने की जो टाइम है वो लंबे समय तक हो, टाइम भी बचेगा, ट्रेनिंग का पैसा भी बचेगा और आपकी इफिशिएंसी भी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, क्योंकि वो डेली उस चीज पर जब वर्क करता है कोई तो उस पर स्पेशलाइजेशन आता है। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, स्पेशलाइजेशन जब आती है तो इफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, हमारी जो काम करने के इफेक्टिव तरीके हैं वो निखर के बाहर आते हैं। ठीक है ना। दिस शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट द वर्क कंटिन्यूअसली इफिशिएंटली। ठीक है ना, साफ साफ बोला गया है ताकि वो इफिशिएंटली वर्क कर सके कंटिन्यूअसली लंबे समय तक। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। क्या हार्मफुल होता है? एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज करना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अभी जस्ट क्या बताया, बिकॉज ऑफ उससे हमारा 2-3 चीजें बर्बाद होती है। पहला तो टाइम, दूसरा मनी, और दूसरा जो हमारा इफेक्टिव जो वर्क है, जो इफेक्टिव वर्क है वो हमारा, ये 3 चीजें का नुकसान हो जाता है हमारा। ठीक है। अगला, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स, इनिशिएटिव का मतलब ये हो गया, आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो, आप सिर्फ, अब एक होता है ना, एक मैनेजर ऐसे होते हैं जो रिजिड टाइप पे होते हैं, जो वो सोच लिए नहीं वही सही है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएटिव में फ्यूल का क्या कहना था कि जो आपके जूनियर हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनकी एडवाइस सुनो, आप उनके साथ में इतनी फ्रेंडली बनाओ, इतना रिलेशन अच्छा रखो कि आप उनसे उनकी एडवाइस, वो आपको अपना एडवाइस दे सके, और आपको अगर वो एडवाइस समझ में आता है देन आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो एडवाइस कुछ अथॉरिटीज, कुछ डिसिप्लिन में रहते हुए ही दे, बट हाँ एडवाइस अपनी जरूर दे। आप और आप उसको, जो मैनेजर है वो आराम से उसको एज अ वेलकम करे कि हाँ आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द कैपेसिटी टू वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स। भाई बोला गया साफ साफ, हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि वो अपने थॉट्स, अपने विचार जो हैं हमारे सामने प्रकट कर सके। और ये ड्यूटी दी गई है किसको? मैनेजर को, कि वो इनकरेज करे द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव अमंग हिज एम्प्लॉयर्स। वो अपने एम्प्लॉयज को इतनी तो इनिशिएटिव जरूर दे, इतना तो इनकरेज जरूर करे कि भैया अपनी जो भी फीलिंग्स है ना वो शेयर करो, ताकि वो उस पर कुछ डिसीजंस के हिसाब से उसको और अच्छे से बढ़ाए। हाँ, लेकिन हर एक चीज़ों में एक डिसिप्लिन होना मैंडेटरी है। ये नहीं है कि आपने उनको छूट दी है बोलने की तो वो कुछ भी आपको एडवाइस दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन के बिहाफ पर ये होना चाहिए। और जब तक ये मैनेजर उनको दिल से स्वागत नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 14 में क्या था, जो हमारा स्पिरिट डी कॉप है, बेसिकली ये टीम वर्क को दिखाता है। फ्यूल का सिंपल सा कहना था कि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, एंड डेफिनेटली इट इज ट्रू। टीम वर्क जो होती है वो काफी अच्छी होती है, तो टीम स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो मैनेजर है उसका ये काम है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बना करके रखे, उनको एक साथ मिला करके रखे। और अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई उन्होंने अचीवमेंट कर लिया है, तो अचीवमेंट होने के बाद मैनेजर ये नहीं बोले कि हाँ ये मेरा किया हुआ है, बल्कि वो यहाँ पर ये बोले कि ये हम सब ने मिल करके किया है। तो यहाँ पर उनका एक फेमस लाइन है कि he or she should use word we instead of I। जब कन्वर्सेशन हो रहा हो टीम के साथ में जब भी वो टीम के साथ में कन्वर्सेशंस कर रहे हो, तब वो इन चीजों पर फोकस करे कि वो वहां पर ये ना बोले कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। नहीं, ये हमारा काम है और हमें इसे ऐसे करना है। मतलब मेरा के जगह पे ये हमारा हमें यूज करना होगा, हम वाला जो फीलिंग है वो वाला वहां पर क्रिएट करना होगा। दिस इज कॉल्ड स्पिरिट डी कॉप, यानी कि पूरी की पूरी टीम को बिल्डअप करना, टीम को आगे लाना, स्पिरिट डेवलप करना, टीम में आप एक तरह से बोल सकते हो एनर्जेटिक लाना। तो ये काम करती है हमारा 14th प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये थे हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, 1 से
3 तक क्लास पूरी कंप्लीटली आप लोग जरूर देख लेना, नहीं देखा है तो पूरी की पूरी सीक्वेंस में देखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स जरूर बनाओगे, क्योंकि नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्टीमेटली रिविजन में बड़े हेल्प होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वीडियो लेक्चर देखो पूरा का पूरा, देन दोबारा इसको देखो और उसके बाद नोट्स बनाओ। पहले पूरा का पूरा एक बार खुद से रिवाइज कर लो, नेक्स्ट टाइम इसको नोट्स बनाओ, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लिया है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, ज्वाइन करो। देखो एक सिंपल सा चीज है, अभी कोविड की वजह से 2 साल से लगभग आपकी वैकेंसीज नहीं आई हैं और अभी फिर से तीसरा वेव भी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स लेकिन वैकेंसीज अब आना स्टार्ट हो रही है, वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई। लाइक उड़ीसा में भी जस्ट आई है, यूपी में आया हुआ है, राजस्थान में आया हुआ है, तो ये सब वैकेंसीज आपकी हरियाणा में आए हुआ है, तो इन सब की वैकेंसीज आ रही हैं और आस्ते आस्ते इन सब के एग्जाम्स भी कंडक्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक नोटिफिकेशन आएगा और मुश्किल से 1 से 1.5 महीना या 2 महीने का टाइम मिलेगा और आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी सिलेबस 1 से 2 महीने में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो अभी से स्टार्ट करो और सिस्टमेटिक वे में पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हमने आपको 24 महीने की दी है। ड्यू टू कोविड हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई हो सकता है कि मे बी आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा भी लग जाए कोर्स आपके एग्जाम्स में, कोई सुनिए यार, 2 साल की वैलिडिटी हमने आपको दी है, 2 साल की वैलिडिटी दी है, ताकि आप इसको कंटिन्यूसली रिवीजन मारते जाइए, क्योंकि रिवीजन इज द पार्ट ऑफ अ सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना ज़्यादा रिवीजन उतने सक्सेस के ज़्यादा चांसेस, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।